तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उन टॉपिक्स पे जो है एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके शाम को एक क्लास कर लेंगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? जी सर। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि अब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर को एंड कर दीजिए, सेकेंड सेमेस्टर कल से ही स्टार्ट हो गया है, लेकिन कल चूंकि कॉलेज की ऑफिशियल मीटिंग थी और हम उसमें बिजी थे तो कल हम क्लास नहीं ले पाए थे। तो आज से हम लोग नए सेमेस्टर की बात करेंगे। आज मैं आपको ऐसा कर रहा हूँ कि जो सेकेंड सेमेस्टर है उसका सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स लेनी है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्लस एक टॉपिक पे आप चर्चा कर लेंगे, ठीक है? यस सर। ये मेरी स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही है? यस सर। तो हम लोग जो चर्चा करेंगे आज सेकेंड सेमेस्टर, बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, और जो सेकेंड सेमेस्टर इस पेपर का, ये आपका देखिए दिखाई पड़ रहा है आपको, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर कोर्स 1 थ्योरी, यस सर। और इस टॉपिक का नाम है Yes, ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? मानव मानव भूगोल। भूगोल। मानव भूगोल। इसको जो लर्निंग आउटकम है, देखो ये सब चीजें जानना आपको इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, जानना इसलिए जरूरी है कि जब आप सिलेबस को पढ़ रहे हैं, आप उसको अध्ययन कर रहे हैं, तो जो लर्निंग आउटकम है वो आपको पता होने चाहिए। तो लर्निंग आउटकम में क्या क्या है? टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, नेचर एंड मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की अवधारणा को, उसकी प्रकृति को, उसके अर्थ को और उसके विषय क्षेत्र को समझना। दूसरा है टू अंडरस्टैंड द नेचुरल एंड कल्चरल चेंजेस इन एंड अराउंड द ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड इंटर रिलेशनशिप, मानव और प्रकृति के मध्य, मानव और पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध है, और जो मानव के द्वारा कल्चरल लैंडस्केप में चेंजेस किए गए, सांस्कृतिक भूदृश्य भूमि में या सांस्कृतिक भूदृश्य में परिवर्तन किए गए हैं, उनको समझना। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे समझो कि मनुष्य ने, यानी हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, हम जहां पर भी रहते हैं, हमने अपना एक कल्चरल लैंडस्केप बनाया है। कल्चरल लैंडस्केप का मतलब हमने अपने रीति रिवाज से, रहन सहन से, खान पीन से, आवास से, अपने व्यावसायिक गतिविधियों से, आर्थिक गतिविधियों से एक विशेष प्रकार की कल्चरल लैंडस्केप्स का निर्माण किया है, और ये हमेशा परिवर्तित होता रहा है। आपने देखा होगा कभी जब आदिम सभ्यता थी तो मानव का जो कल्चरल लैंडस्केप था वो अलग टाइप का था, मनुष्य के सीमित संसाधन थे, सीमित आवश्यकताएं थी। फिर धीरे धीरे आदिम सभ्यता से मनुष्य कृषक अर्थव्यवस्था में मनुष्य का प्रारंभ प्रवेश हुआ। वहां पर फिर धीरे धीरे मनुष्य ने जो है अपने भोजन की आवश्यकता के लिए पशुओं का पालतूकरण किया, पौधों का पालतूकरण किया, पौधों को पशुओं और पौधों की सहायता से पशुओं की सहायता से पौधों की खेती की, जिसे हमने कृषि कहा। फिर और आगे मनुष्य का विकास हुआ तो मनुष्य ने औद्योगिकरण किया, और औद्योगिकरण के बाद की जो अवस्था है जिसमें हम लोग जी रहे हैं वर्तमान में, ये स्पेसिफाइड सर्विसेज की अवस्था है। आज हम जो है टेली कम्युनिकेशन पे जी रहे हैं, आज हम लोग जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर जी रहे हैं। तो मनुष्य ने अपने विकास के साथ साथ अपने कल्चरल लैंडस्केप में परिवर्तन किया है। तो हमारा जो ये पेपर है, उस पेपर में भी यही बात कही गई है कि हमको जो है मनुष्य ने अपने पर्यावरण के साथ जो परिवर्तन किया है, जैसे आप देखते होंगे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात होती है, ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, ओजोन डिप्लेशन की बात होती है, तो बहुत सारी चीजें, पर्यावरण प्रदूषण की बात होती है। तो मनुष्य ने बहुत सारे परिवर्तन पृथ्वी के दृश्य भूमि पर किए हैं। तो उन परिवर्तनों को समझना, उनका अध्ययन करना और उन अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, ये चीजें हमको इस पेपर के अंतर्गत समझनी है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई कि इस पेपर के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता है कि अब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इनोवेटिव मोड में पढ़ेंगे। पहले था कि थ्योरी हुआ करती थी, लोग पढ़ लेते थे, 4 क्वेश्चन याद कर लेते थे, उसके आधार पर परीक्षा दे आते थे। तो अब हमको केवल पढ़ना ही नहीं है, उन चीजों को आत्मसात भी करना है, उनको अपने अंदर समाहित करना है, और उन जो चीजें हमने सीखी हैं, जो चीजें हमने पढ़ी हैं अपने विषय में, उसके आधार पर जो है अपने आसपास की चीजों को परिवर्तित करने का भी प्रयास करना है। अब देखो, जब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहा था तो कुछ
ये किसका आवाज आ रही है? अगला क्वेश्चन आता है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? हाँ, किसी और कोई और क्लास चल रही है क्या? ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, ये प्रस्तावना में कोई और क्लास चल रही है क्या भाई तुम लोगों की? तो इसमें भी 4 क्रेडिट है और ये 4 क्रेडिट आपको हासिल करने हैं मैक्सिमम 100 मार्क्स से। इसमें 25 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट का है, यानी जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आपको इंटरनल असेसमेंट करके देंगे, और 75 मार्क्स में आपका एग्जाम होगा। इसका जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है 40% है, यानी क्रेडिट में देखा जाए तो 4 क्रेडिट का 40% कितना होगा? 1.6। यानी अगर आप 1.6 क्रेडिट को एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो आप इस सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे। इस सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 1 का एग्जाम आपका होगा। जैसे ही कोविड की कंडीशंस थोड़ा बेहतर होंगी वैसे ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। अब देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट, नेचर, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जो मैंने आपको पहले बताया कि मानव भूगोल की अवधारणा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू पुराणास। पुराणों के विशेष संदर्भ में भारत में भूगोल की जो अवधारणा है या भूगोल के प्रति समझ है उसका कैसे विकास हुआ, इस चीज को हमको अध्ययन करना है। इस बात का हमको अध्ययन करना है इस पहली यूनिट के अंतर्गत। इसके लिए टोटल 8 लेक्चर होंगे। उसके बाद जो दूसरी यूनिट है हमारी, वो दूसरी यूनिट है मैन एंड इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप। दिखाई पड़ रहा है आपको? मानव और पर्यावरण संबंध, जिसमें आपको डिटर्मिनिज्म यानी प्राकृतिक निश्चयवाद पढ़ना है, पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद पढ़ना है, एंड नियो डिटर्मिनिज्म मतलब नौ नियतिवाद के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो तीसरी यूनिट है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन, काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जनसंख्या का विकास, उसका वितरण, प्रवास के कारण, उसके समक्ष उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन यानी अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत, ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन, न्यूनतम जनसंख्या का सिद्धांत, अधिकतम जनसंख्या का सिद्धांत और अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। तो तीसरी यूनिट में आपको ये पढ़ना है। उसके बाद फिर चौथी यूनिट है। चौथी यूनिट में आपको ह्यूमन सेटलमेंट, ऑरिजिन, टाइप्स एंड पैटर्न, मानव अधिवास, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं और उसका प्रतिरूप क्या होता है, किसके विशेष संदर्भ में पढ़ना है, रूरल एंड अर्बन, यानी ग्रामीण और नगरीय अधिवास के संदर्भ में आपको मानव अधिवासों की उत्पत्ति, उनका प्रकार और उनके प्रतिरूप का अध्ययन करना है। घरों के प्रकार, उनका वितरण विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, भारत में जो विभिन्न प्रकार के घर पाए जाते हैं उनका आपको अध्ययन करना है भारत के विशेष संदर्भ में। किसका माइक किसका खुला हुआ है भाई? सही वाला कौन होती है? जो सही तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कुछ पूछना हो तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। पहली 4 यूनिट में आपको इतनी चीजों का अध्ययन करना है। पांचवी यूनिट, हाँ बोलो पूछो बेटा। सर फर्स्ट यूनिट में क्या है? फर्स्ट यूनिट में कॉन्सेप्ट, नेचर, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की अवधारणा, प्रकृति, अर्थ, उसका विषय क्षेत्र और डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू पुराणास। पुराणों के विशेष संदर्भ में भारत में भौगोलिक जो अवधारणा है, भौगोलिक विचारधारा है, उसका कैसे विकास हुआ ये आपको पढ़ना है। यानी भारतीय भूगोल के बारे में या भौगोलिक तथ्यों के बारे में क्या सोचते थे,
ये आपको समझना है पुराणों के विशेष संदर्भ में। ठीक है, ओके सर। तो 5 यूनिट मैं आपको बता चुका हूं। अब हम लोग छठी यूनिट पे पहुंचते हैं। छठी यूनिट है कल्चरल रीजन्स, यानी कल्चरल रीजन का मतलब क्या हुआ? सांस्कृतिक प्रदेश, कल्चरल डिफ्यूजन, सांस्कृतिक विसरण, रेस यानी प्रजाति, रिलीजन धर्म, एंड लैंग्वेज यानी भाषा। आपको ये 4 चीजों का अध्ययन, इन समस्त जो है भौगोलिक जो अवधारणाएं हैं, जिसमें सांस्कृतिक प्रदेश की अवधारणा क्या होती है, सांस्कृतिक विसरण की अवधारणा क्या होती है, मानव प्रजातियों के बारे में अध्ययन करना है, विश्व के प्रमुख धर्मों के बारे में अध्ययन करना है, और विश्व की प्रमुख भाषाओं के बारे में अध्ययन करना है। जो 7वीं यूनिट है उसमें वर्ल्ड ट्राइब्स, दुनिया की जो विभिन्न प्रकार की जनजातियां हैं, जिसमें एस्किमो है, किर्गिज है, बुशमैन है, मसाई है, सेमांग है, पिग्मी है, बेदोविन है, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है कि ये किस प्रकार से रहते हैं, इनका कल्चर क्या है, ये किस प्रकार के आवास में रहते हैं, और क्या क्या इसमें परिवर्तन आए हैं। और सबसे लास्ट में आपको इंडियन ट्राइब्स हैं, जिसमें भोटिया, गद्दी, थारू, भील, गोंड, संथाल, नागा, जारवा, इन समस्त जो है भारतीय जनजातियों का अध्ययन करना है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि ये आपकी 8 यूनिट है, और इस 8 यूनिट में आपका सेकेंड सेमेस्टर पूरा का पूरा लो। इन 8 यूनिट के अंतर्गत पूरे मानव भूगोल का अध्ययन करना है। अगर हम पुस्तकों की बात करें तो मान लीजिए अभी जब तक कॉलेज नहीं खुल रहा है तब तक तो मैं आपको लेक्चर दूंगा भी, और लेक्चर का मटेरियल भी अवेलेबल करा दूंगा। बुक्स की बात कर ले, कोई इंग्लिश मीडियम तो नहीं है बेटा? यस यस सर। सर। देखो, इंग्लिश मीडियम में प्रोफेसर माजिद हुसैन की बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी, और वो आप ऐसा करिए अमेजन से या फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिए, बहुत महंगी नहीं है, उसको जरूर मंगा लेना। ये रावत पब्लिकेशन की, ये 5th नंबर वाली दिखाई पड़ रही है आपको, ह्यूमन ज्योग्राफी, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, माजिद हुसैन की। उसके बाद जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए कई सारी बुक्स हैं, जिसमें प्रोफेसर बीएन सिंह की बुक है मानव भूगोल का स्वरूप, और अपने यहाँ कॉलेज में भी कई सारी बुक्स हैं। जब आप लाइब्रेरी खुलेगी तो आप लाइब्रेरी से वहां पर ले सकते हैं। एचडी कौशिक की भी बुक है, आप इसको ले सकते हैं। तो ये सब बुक्स हैं। अभी आपके पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपको एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा, और पढ़ा करके आपको रिटेन मटेरियल भी अवेलेबल कराऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अच्छा, इसी का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो भी हम समझ लें। जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसका टाइटल है थीमेटिक मैपिंग एंड सर्वेइंग। यहाँ पर भी वही है, इसका क्रेडिट इसके लिए 2 है। टोटल 75 मार्क्स हैं, जिसमें टोटल 100 मार्क्स है, जिसमें 25 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है और 75 मार्क्स का एक्सटर्नल असेसमेंट है। इसमें इसको भी 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट है मैप क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स, प्रिंसिपल ऑफ मैप डिजाइनिंग, डायग्रामेटिक डेटा प्रेजेंटेशन, लाइन बार एंड सर्किल। तो ये आपको पहली यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। इसका डायग्रामेटिक डेटा प्रेजेंटेशन, जिसमें लाइन बार एंड सर्किल ग्राफ है, इनको डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हैं जो आपको बनाना सीखना है, और उनसे डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कोई आंकड़ा है आपके पास और उसको कितनी आसानी के साथ आप लाइन ग्राफ के माध्यम से, बार ग्राफ के माध्यम से, सर्किल ग्राफ के माध्यम से दर्शा सकते हैं। दूसरी जो यूनिट है थीमेटिक मैपिंग टेक्निक की है, जिसमें जो है एरियल डेटा, कोरोप्लेट, डॉट, प्रोपोर्शनल सर्किल, पॉइंट डेटा, आइसोप्लेट, इनके माध्यम से आपको जो है थीमेटिक मैपिंग की टेक्निक्स को सीखना है। अभी मैं जब आपको क्लास पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे कोरोप्लेट के माध्यम से
पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखाया जा सकता है, कैसे डार्ट के माध्यम से पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखाया जा सकता है, पॉइंट आइसोप्लेट के माध्यम से कैसे जो है समदाब रेखाओं को, समविभाग वाली रेखाओं को, मतलब बहुत सारी चीजों को आप जो है इसको दिखा सकते हैं। उसके बाद जो है, जो हमारी तीसरी यूनिट है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट लाइन एंड एरियल डेटा थीमेटिक मैप्स प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इसको भी आपको पॉइंट लाइन एंड एरिया डेटा को कैसे उससे जो है थीमेटिक मैप में उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। और जो सबसे चौथा महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंटल सर्वे है, जो आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा और उस इंस्ट्रूमेंट से आपको सर्वे सीखना है, प्रिज्मेटिक कंपास दिया गया है। तो आपको जो है इन 4 यूनिट्स के अंतर्गत आपका प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल में भी आपको 75 मार्क्स का एक्सटर्नल असेसमेंट किया जाएगा और 25 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। तो इस प्रकार जो है ये हो सक जाएगा। और जो बुक्स आपके पास जेपी शर्मा की है, वो बुक कंप्लीट बुक है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, तो उनके लिए RL सिंह और राणा बीपी सिंह की बुक है, एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। इसका इंग्लिश एडिशन आप मंगा सकते हैं कल्याणी पब्लिशर, न्यू दिल्ली से। तो ये आपका सिलेबस रहा सेकेंड सेमेस्टर का। और इस सेमेस्टर को हम लोग अगले एग्जाम तक, अभी हमारे पास समय ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन अगर आप ऐसे ही आपने ज्वाइन करते रहे क्लास, और ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस मोड में चलता रहा, तो आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। रही बात फर्स्ट सेमेस्टर में जो चीज़ें छूटी हैं, तो वहाँ पे आपको जहाँ भी दिक्कत हो रही है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप उसको अब डाल दीजिएगा। और जब आप उसको डाल देंगे तो आपको प्रॉफिट ये हो जाएगा बेटा कि हम आराम से आपको चीजें बता देंगे, और उसके लिए हमको एक्स्ट्रा क्लास लेकर के भी चीजें आपको बता सकते हैं। यहाँ पर अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। नो सर। तो अब हम लोग थोड़ा सा आज अपने टॉपिक पे चर्चा कर लें, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में चर्चा कर लें। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नो सर। क्यों नहीं पूछना भाई? कोई सवाल नहीं आया? इतना बड़ा आपने सिलेबस पढ़ा और आप लोगों के दिमाग में कोई सवाल नहीं आया? तो सवाल तो आने चाहिए आपके दिमाग में। सर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ होंगे क्या? हो सकता है, मे बी। एग्जाम तो होंगे, ये आप मान लो, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि आप लोग बगैर एग्जाम दिए प्रमोट कर दिए जाओगे। आपके एग्जाम होंगे और उसको कोई रोक नहीं सकता। सर दोनों एग्जाम जो है वो एक साथ क्या अभी मार्च अप्रैल में ही हो जाएंगे या फिर कुछ टाइम बाद होंगे? हो सकता है कि आपके 24 फरवरी से यूनिवर्सिटी ने कहा है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के लिए, तो हो सकता है कि 24 जनवरी के बाद आपको इसका एग्जाम देना पड़े, 24 फरवरी के बाद। तो मेरी स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही है? जी सर। जी। मेरा एक ये कहना था कि अभी हम लोग ये तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले हम लोग समझे कि भूगोल क्या है। हालांकि मैंने आपको फिर पहले ही समझाने की कोशिश की थी जब मैं पढ़ा रहा था आपको। तो कोई बताएगा भूगोल क्या है? क्योंकि जब तक हम भूगोल को नहीं समझेंगे तब तक मानव भूगोल या भौतिक भूगोल को समझ पाना थोड़ा सा कठिन होगा। मैंने आपको बताया है, आप लोग बताइए। घर में बातें कौन कर रहा है? कोई मुझको बताएगा कि भूगोल क्या है? सर स्टडी ऑफ क्लाइमेट और एनवायरनमेंट। स्टडी ऑफ क्लाइमेट, इन्वायरमेंट और Sir, the study of about the earth. स्टडी ऑफ अबाउट द अर्थ और
सर भौतिक भूगोल का अध्ययन ही भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। सही है, और बताओ। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भूगोल, पहले हम लोग समझते हैं कि भूगोल है क्या। भूगोल अंग्रेजी भाषा का शब्द है ज्योग्राफी। दिखाई पड़ रही है मेरी स्क्रीन, आपको दिखाई पड़ रही है, हाईलाइटेड एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है। यस सर। तो ज्योग्राफी शब्द से बना है, जो ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा के दो शब्दों, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफे का मतलब होता है वर्णन करना। ग्राफे का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। अगर शाब्दिक अर्थ समझे भूगोल का, तो क्या निकलता है भूगोल का शाब्दिक अर्थ? पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना। यानी भूगोल एज पर इट्स ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, ज्योग्राफी मींस डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। भूगोल का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करने वाला विषय, या फिर थोड़ा सा और इसको कहा जाए कि वह विषय जो पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करे, वह भूगोल है। अगर भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो ये फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि भूगोल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले एक सिद्धांत, एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है सूर्य सिद्धांत। क्या नाम उस ग्रंथ का? भारतीय धर्म ग्रंथ का क्या नाम है? सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत में सबसे पहले ऐसा विषय जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है, पृथ्वी के धरातल पर मानव के विकास का, उसकी उत्पत्ति का, उसके वितरण का अध्ययन करता है, उस विषय को कहा गया भूगोल। भारतीय संदर्भ में, यानी भारत में किसी धर्म ग्रंथ में सबसे पहले भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो कहां पर किया गया? सूर्य सिद्धांत में। और अगर इन द केस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ज्योग्राफी, दैट वाज कॉल्ड इरेटोस्थनीज। भूगोल शब्द का या भूगोल का व्यवस्थित अध्ययन जो प्रारंभ किया गया, वो कहाँ किया गया? यूनान में। कहाँ किया गया? यूनान में। या आप लोग अन्य विषय भी पढ़ते होंगे, हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो आपने हर विषय की ऑरिजिन आपने जो देखी होगी, कहाँ से आपको बताया जाता है? यूनानी ग्रीक भाषा के शब्द से या लैटिन भाषा के शब्द से ही बताया जाता है। बताया जाता है, नहीं बताया जाता है? यस सर। अरस्तु को का नाम लिया जाता है, बहुत सारे विषयों के खोज या विषयों का जनक अरस्तु को माना जाता है। तो यूनानी या ग्रीक, समझते हैं आप ग्रीक का मतलब क्या? यूनानी कहाँ के रहने वाले थे? जो प्राचीन विश्व था, प्राचीन विश्व में जो प्रबोधन का युग था, वो क्या बोलते हैं, जो पहली बार जहां पर ज्ञान की व्यवस्थित शाखाओं का प्रारंभ हुआ, वहां हुआ ग्रीस में। आपने एथेंस और स्पार्टा जैसे शहरों का नाम सुना होगा, सुना कि नहीं सुना है? तो ग्रीस का मतलब जो एजियन सागर वर्तमान में है, मैं आपको दिखाता हूं, पहले आप समझे बेटा कि ग्रीस है क्या, क्योंकि आप रटते गए, समझ चीजों को आप याद करते गए और आपको पता ही नहीं चला कि ग्रीस का हम अध्ययन करते रहे। कितने लोगों को पता है ग्रीस कहाँ है? ये मेरा आपको गूगल मैप दिखाई पड़ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर, दिखाई ये वाला जो रीजन है, ये एड्रियाटिक सागर है, ये एजियन सागर है, इधर ये आयोनियन सागर है। तो इनके बीच में जो ये वाला रीजन है, ये ग्रीस, इसकी राजधानी क्या है? एथेंस वर्तमान में। तो पुराने विश्व में, ओल्ड वर्ल्ड में, ग्रीस विश्व की सभ्यताओं का केंद्र माना जाता है।
क्या माना जाता है विश्व की ज्ञान का केंद्र माना जाता है एज पर वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट। जो पाश्चात्य दार्शनिक विचार हैं उन विचारों का जो केंद्र माना जाता है वो कौन माना जाता है? ग्रीस। इसी को हम लोग हिंदी में यूनान कहते हैं। इनको क्या कहा जाता था? यूनान कहा जाता था। और कई सारे छोटे छोटे राज्य थे और ये राज्य आपस में भी युद्ध किया करते थे और इनका आसपास के राज्यों से भी युद्ध हुआ करता था। लेकिन युद्धों के साथ साथ यहाँ पर ज्ञान की विचारधाराओं का प्रारंभ हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? ज्ञान की विचारधाराओं का प्रारंभ हुआ और ग्रीक लोगों ने या यूनानी विचारकों ने पूरे विश्व में अपने ज्ञान की जो शाखाएं थी, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस में हो, चाहे वो आयुर्वेद में हो, चाहे वो भूगोल में हो, चाहे वो इतिहास में हो। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, वो भी ग्रीस का रहने वाला था। अरस्तु को आयुर्वेद का जनक माना जाता है, वो भी जो है कहाँ का रहने वाला था? ग्रीस का रहने वाला था। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, मेगास्थनीज तो बाद में हुआ, एनाक्सीमेंडर, थेल्स, बहुत सारे विद्वान थे जिनका उदय या जिनका कार्यक्षेत्र या जिनका जन्म स्थान ग्रीस था। और ग्रीस को जो है प्राचीन विश्व का प्रबोधन युग का, प्राचीन विश्व का जो इनलाइटनमेंट था उसका मसीहा माना जाता है, उसका जो है फाइंडर माना जाता है। तो इसी ग्रीस के आधार पर हम लोग जो है पढ़ते हैं कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति हुई, आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई, पॉलिटिकल साइंस की उत्पत्ति हुई। तमाम जो व्यवस्थित अध्ययन की शाखाएं हैं, जो व्यवस्थित अध्ययन की जो विषय हैं, उन विषयों के को जन्म देने का जो कार्य किया गया, जो जन्म देने का स्थान था, वो ग्रीस था। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ग्रीस कहाँ था। और देखिए उसके बाद ग्रीस के बाद यानी यूनानियों के बाद दूसरा स्थान बना रोम, इटली, जिनको हम लोग रोमन साम्राज्य बोलते हैं। ये यूनानी साम्राज्य था। मेरा कर्सर आपको दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर। ये यूनानी साम्राज्य था और ये था रोमन साम्राज्य। ये जो यूनानी साम्राज्य और रोमन साम्राज्य थे, ये दोनों साम्राज्य जो है क्या थे? प्राचीन सभ्यताओं के केंद्र थे, जिन्होंने ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में योगदान किया। आनंद कुमार, तुम क्या कर रहे हो? हाईलाइट कर रहे हो? तो इतना आपको समझ में आ गया कि ग्रीस और या ग्रीक या यूनानी या रोमन साम्राज्य का क्या मतलब है? यस सर। तो जो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बात क्या कर रहे थे? भूगोल के बारे में बात कर रहे थे। ये आपको मेरी अब ये भूगोल की परिभाषा वाली स्लाइड दिखाई पड़ रही है ना? यस सर। यस सर। तो भूगोल का जो व्यवस्थित अध्ययन है, एक विषय के रूप में भूगोल का जो व्यवस्थित अध्ययन है, वो प्रारंभ करने का श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता है, उनका नाम था इरेटोस्थनीज, जो कि ग्रीक के रहने वाले थे, जो यूनानी साम्राज्य के रहने वाले थे। इसलिए उनको भूगोल का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है भूगोल का? जनक। जनक मतलब भूगोल का पिता माना जाता है, भूगोल की उत्पत्ति करने वाला माना जाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इतनी बात समझ में आ गई? जी सर जी। 3 तथ्य हुए। पहला, भूगोल ज्योग्राफी से बना है, जो यूनानी भाषा के 2 शब्दों जियो और ग्राफे से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफे का अर्थ मतलब होता है वर्णन करना। भूगोल का शाब्दिक अर्थ है वह विषय जो पृथ्वी का वर्णन करता है। उसके बाद भारतीय धर्म ग्रंथ था सूर्य सिद्धांत, जिसमें पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया। और भूगोल के व्यवस्थित अध्ययन का प्रारंभ करने के कारण इरेटोस्थनीज महोदय को भूगोल का जनक माना जाता है। ऐसा नहीं कि इरेटोस्थनीज के पहले भूगोल विषय नहीं था। जिस दिन से मनुष्य ने अपने होश को संभाला है, वो अपने आसपास की प्राकृतिक शक्तियों से प्रभावित हुआ है और उन शक्तियों की व्याख्या करने का उसने प्रयास किया है, उसी दिन से माना जाता है कि भूगोल का प्रारंभ हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हमको गर्मी महसूस होती है, हमको ठंडी महसूस होती है, हमको हवा महसूस होती है, हमको प्यास महसूस होती है, हमको
जो भी प्राकृतिक फिनोमिना प्रभावित करता है, हम उसी प्राकृतिक फिनोमिना के हिसाब से, उसी प्राकृतिक जो है तथ्य के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। और ये आज से नहीं है, जिस दिन से मनुष्य ने अपना होश संभाला है, मनुष्य जानवर की कैटेगरी से प्राणी क्या बोलते हैं वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी से सोशल एनिमल बना, उसी दिन से जो है भूगोल का जनक माना जाता है, भूगोल की उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन एक व्यवस्थित विषय के रूप में अगर कहा जाए, आपसे कोई पूछे कि भूगोल का अध्ययन का प्रारंभ किसने किया था, तो वो किया था इरेटोस्थनीज महोदय ने। इसलिए इरेटोस्थनीज महोदय को क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। फिर होता है कि शुरुआत में भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र था केवल धरातल पर जो अलग अलग तथ्य थे, जैसे कहाँ पर जंगल पाए जाते हैं, कहाँ पर खेत पाए जाते हैं, कहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं, कहाँ पर पठार पाए जाते हैं, ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं, केवल ये जो विविधताएं थी धरातल की, धरातल में कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर फॉरेस्ट है, कहीं पर क्या है, कहीं पर क्या है, ये विविधताएं हैं। भूगोल प्रारंभ में इन विविधताओं का अध्ययन करता था, किंतु समय के साथ भूगोल का विषय क्षेत्र विस्तृत हुआ है, इसलिए ये भूगोल की परिभाषाओं पर अध्ययन करना आवश्यक है। क्योंकि अभी हमको मानव भूगोल का अध्ययन करना है, मानव भूगोल के बारे में समझना है, तो हम केवल भूगोल की जो सामान्य चीजें हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब देखो भूगोल की परिभाषा पर अभी हम लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं। अब देखो भूगोल की जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु में जो है भूगोल को दो भागों में विभाजित किया गया मुख्य रूप से। पहला है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल ऐसा भूगोल है जो पृथ्वी के धरातल के जो भौतिक फिनोमिना है, जो भौतिक विशेषताएं हैं, जैसे पर्वत पठार, जो धरातली विभिन्नताएं हैं, धरातली आकृतियां हैं, जीवों का अध्ययन करना, प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन करना, पर्यावरणीय दशाओं का अध्ययन करना, पृथ्वी पर फैले विभिन्न प्रकार के जो है जल के क्षेत्रों का अध्ययन करना। तो जो पृथ्वी के धरातल की जो भौतिक विशेषताएं हैं, भूगोल का वह क्षेत्र, वह शाखा जो धरातलीय भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक भूगोल। और दूसरा वह विषय जिसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर मानव और मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो पृथ्वी के धरातल की जो भौतिक विशेषताएं हैं और जो मानव समुदाय उस पर रहता है, और मानव समुदाय रहने के दौरान जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का संचालन करता है, उन क्रियाकलापों का अध्ययन मानवीय संदर्भ में जब किया जाता है तो उस विषय को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मानव, उसको मानव भूगोल कहा जाता है। तो हमारा जो बीए सेकेंड सेमेस्टर में, हमको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, इस मानव भूगोल का अध्ययन करना है, क्योंकि भौतिक भूगोल का अध्ययन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं मानव भूगोल पर। बात समझ आ गई मेरी? सर हाँ सर, आपने बताया कि भूगोल के अंदर हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, लेकिन आपने मतलब पहले पृथ्वी से आगे सौर मंडल और अंतरिक्ष, इन सब का भी अध्ययन करवाया था, तो उनको भी भूगोल के में अंतर, पढ़ना है। देखिए भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी, मैंने क्या कहा कि भूगोल की बिल्कुल सामान्य परिभाषा थी। जो परिभाषा मैंने बताया आपको, वो भूगोल की बिल्कुल प्रारंभिक परिभाषा थी। भूगोल यस सर। समय के साथ साथ भूगोल का जो विषय क्षेत्र था उसमें एक्सपेंशन होता गया। पहले धरातली विविधताओं का अध्ययन भूगोल में किया जाता था, फिर प्रकृति और मानव के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाने लगा। वह कोई भी वस्तु घटना जो पृथ्वी के धरातल पर मानव को प्रभावित करती है, उसका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और चूंकि पृथ्वी के जो अंतरिक्ष संबंध हैं वो भी मानव को प्रभावित करते हैं, क्योंकि सौर ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ज्वार भाटा, इन सब का कारण क्या है, पृथ्वी के धरातल पर नहीं है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति जो होती है उसका कारण कहाँ पर है, पृथ्वी के बाहर है। जो उल्कापात होते हैं, जो उल्का पिंड पृथ्वी के धरातल पर गिरते हैं, तो जो भी घटना मानव को प्रभावित करती है, भूगोल के अंतर्गत यस सर। उस हर एक चीज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। ओके सर। अब हम जब कल पढ़ेंगे तो मैं अभी इसको आपके ग्रुप में डाल दूंगा। कल हम लोग मानव भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र पर अध्ययन
करेंगे। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और कोशिश करो सबसे बता दो कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें, क्योंकि जितना ही ज्यादा जो लोग ज्वाइन करेंगे बेटा उतना ही आपको फायदा होगा। सर कॉलेज ओपन है? नहीं, कॉलेज ओपन नहीं है। क्यों, कॉलेज जाने का बहुत सर, मन है क्या अगर- तुम्हारा? नहीं सर एक्चुअली मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कॉलेज से। नहीं तो कॉलेज अभी ओपन नहीं है। सर अगर ठीक है फिर। 25 तारीख से फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे तो उसमें सेकंड सेमेस्टर का जो आप पढ़ा रहे हैं ये भी